फाइनल अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजस्टमेंट्स। अब हम लोग पता करवाते हैं एडजस्टमेंट्स होते क्या है। ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम आते हैं? ट्रायल ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो गए हैं, जो रिकॉर्ड हुए उनके अकाउंट खुले तो उनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आता है वो सिर्फ एक ही जगह पे पोस्ट होगा फाइनल अकाउंट में, उसका एक ही इफेक्ट होगा क्योंकि उसका दूसरा इफेक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं आप। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट में आते हैं उसके हमेशा दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, कभी कभी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये एडजस्टमेंट्स होती क्या है? ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो शायद आपके मिस हो गए थे ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, मिस्टेक हो गई थी, आपने इग्नोर कर दिया था या ध्यान में नहीं आया था। सेकंड, इट कैन बी अ मिस्टेक कि आपने उसको गलत तरीके से रिकॉर्ड किया और अब हम आपको उसको रेक्टिफाई करने। या थर्ड, ये वो ट्रांजैक्शन हो सकता है जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुए हैं और वो इसी पर्टिकुलर ईयर को परटेन करते हैं, तो हमको इसका इफेक्ट इसी साल में देना पड़ेगा। तो दीज आर द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो या दो से ज्यादा इफेक्ट रहेंगे और ये इफेक्ट हम लोगों को याद रहने चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और सेकंड इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, परचेसेस होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, सेल होता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक भी वहां पे होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आसानी से निकल जाता है। कितने गुड्स आपके पास थे, कितने आपने नए खरीदे, कितने बेचे और कितना बचा, तो उसका हिसाब आपको ग्रॉस प्रॉफिट में मिल जाता है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस वो है जो आपको एक्चुअली इसी अकाउंटिंग ईयर में पे तो करने थे लेकिन आपने किए नहीं है। You were supposed to pay in this accounting period, but you have not yet paid. Now, अगर ये आपने पे करने थे तो सपोज एक पर्टिकुलर एक्सपेंस में ले लेती हूँ XYZ, ओके, या फिर मैं एक पर्टिकुलर एक्सपेंस लेती हूँ से सपोज सैलरी। तो सैलरी मैंने 10,000 पे की है और ये मेरे PNL के अकाउंट में दिख रहा है और फिर एडजस्टमेंट में आया कि और 2,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैंने ये 2,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है अभी, वो अगर मैंने पहले ही पे कर दी होती तो इधर मेरे पास सैलरी जो था वो प्लस 2,000 पे दिखता। If this salary is supposed to be paid in this particular accounting period, but I have not paid. But if I would have paid, then my salary would have been shown at 12,000. तो मैं 2,000 इधर ऐड कर दूंगी क्योंकि मेरा टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंस मेरा 12,000 है लेकिन दिख कितना रहा है, 10,000। तो मैं 2,000 इसमें ऐड कर दूंगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में, ट्रेडिंग अकाउंट हो या PNL अकाउंट हो, उसके डेबिट, PNL और ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंसेस दिखते हैं। तो आप जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो PNL या ट्रेडिंग जिसके भी डेबिट में वो एक्सपेंस लिखा है उसमें वो ऐड कर देंगे। You will add to the particular expense on debit side of trading or PNL because your actual expenses are not shown in the profit loss statement. देखो, मेरा एक्चुअल एक्सपेंस सैलरी का था 12,000 लेकिन मैंने दिखाया 10,000, तो मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। अगर मैंने एक्सपेंसेस कम दिखाए तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगेगा, विच इज नॉट ट्रू। और फाइनल अकाउंट तो बनाए ही जाते हैं टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू। इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर दूंगी, तो मेरे एक्सपेंसेस को बढ़ा दूंगी। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करंट लायबिलिटी है, यू आर सपोज्ड टू पे इट। Then next comes as prepaid expenses. Now what are prepaid expenses? अब इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा उल्टा कर देती हूँ। सपोज मेरे टोटल सैलरी मैंने पे की है 12,000 रुपए और बाद में मुझे ये पता चला कि 2,000 की एडवांस सैलरी मैंने दे दी है एक एम्प्लॉय को। तो एक्चुअली ये जो 2,000 का खर्चा है
वो इस पर्टिकुलर ईयर का है ही नहीं, लेकिन मैंने उनको दे दिया है, तो ये एक्सपेंसेस में नहीं दिखेगा। मैंने एडवांस में सैलरी दी है, वो खर्चा नहीं है मेरा। I was not supposed to pay this 2000, but I have already paid. So what I'll do is I'll reduce the expenses from here. Reduce prepaid expense of 2000, and this is my actual salary expenditure. This will come in P&L account. यही हर किसी prepaid expense के साथ होगा. You will deduct the prepaid amount from the particular expense on the debit side of trading or P&L account. प्रीपेड साइड पे प्रीपेड होगा तो हम लोग उसमें से उसको लेस कर देंगे, और ये जो प्रीपेड की अमाउंट है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि आपने पहले ही खर्चा दे दिया, आपको उसकी अभी तक सर्विसेज मिली नहीं है, तो वो आपका एसेट हो जाता है। अगर मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को डिडक्ट नहीं किया तो मेरे एक्सपेंसेस अननेसेसरीली ज्यादा दिखेंगे। जैसे इस केस में एक्चुअल सैलरी एक्सपेंसेस 10,000 है, लेकिन मेरे दिखेंगे 12,000, उससे मेरा प्रॉफिट लॉस जो है वो 2,000 से कम हो जाएगा। इसलिए मैंने प्रीपेड the expenses and the income which do not relate to this particular time period should not appear in the account. तो ये एडवांस में दिया है, ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का नहीं है, तो वो हम लोग प्रीपेड में ट्रांसफर कर देंगे। So what is the effect? Deduct from particular expenses on debit side of P&L or trading and on the balance sheet asset side. Now next, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में आप एक बात सुन लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा जो एक्चुअली इसी साल का है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया, वो आपकी लायबिलिटी बन गई। और अगर आपने कुछ खर्चा एडवांस में ही पे कर दिया तो उसका अभी तक आपको सर्विस नहीं मिला, तो वो आपकी एसेट हो गई, इसलिए वो एसेट और लायबिलिटी साइड पे जा रहा है। Now this was regarding expenses. Now we'll talk about income. Income received in advance or pre-received income. अगर आपको कोई इनकम पहले ही मिल गया लेकिन आपने उसकी अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन का इनकम है ही नहीं। बैलेंस शीट में वही चीजें आएंगी फाइनल अकाउंट में जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड हो। तो अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गया है तो लेट अस कंसीडर के इनकम आपका, सपोज एनी अदर इनकम, आई विल से अदर इनकम आपको मिला है 10,000, और अब हमको पता चला कि 3,000 इज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसमें से 3,000 जो है वो इस साल का प्रॉफिट है ही नहीं, वो इस साल का इनकम है ही नहीं, वो तो अगले साल का इनकम है, वो आपको पहले मिल गया। तो आपको तो पीएनएल में वही लिखना है जो इस साल से परटेन करता है। तो ये 3,000 का इनकम इस साल का है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको तो फेयर व्यू दिखाना है, तो हम लोग इस इनकम को डिडक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर मैंने वो 3,000 का इनकम इधर ही दिखाया तो मेरा प्रॉफिट 3,000 से बढ़ जाएगा या लॉस 3,000 से कम हो जाएगा। It means that I'm not showing an accurate profit or loss. So I will less this advance income from credit side of P&L or trading account, whatever it is. तो मेरा एक्चुअल इनकम 7,000 ही है इस साल का, तो 7,000 पे ही दिखेगा। और ये जो 3,000 है ये पैसे मुझे पहले मिल गए लेकिन मैंने अभी तक उसका सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये मेरा लायबिलिटी बन जाता है, तो वो यहाँ पे आएगा एडवांस इनकम रिसीव्ड 3,000। जब आप उसका सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे देन यू विल चार्ज इट टू योर एक्सपेंडिचर और इनकम। नेक्स्ट इज इनकम रिसीवेबल, या जिसको एक्रीव्ड इनकम कहा जाता है। वो इनकम जो आपको इसी पीरियड में मिलना चाहिए था अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो सेम एग्जांपल आई विल टेक कि सपोज मुझे अभी अदर इनकम में मिला है
10,000 और अब मेरे एडजस्टमेंट में लिखा है कि 3,000 इज एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब डिक्लेयर तो हो गया है, मुझे मिलना तो चाहिए लेकिन मिला नहीं है। आई एम केपेबल ऑफ एंड राइटफुली रिसीविंग दिस इनकम बट आई हैव नॉट येट रिसीव्ड इट। तो ये 3,000 का जो इनकम है ये इसी अकाउंटिंग पीरियड का है, मुझे मिलने भी वाला है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। आई एम एंटाइटल्ड टू दैट बट आई हैवंट रिसीव्ड इट। तो अगर मैंने इसको 10,000 पे ही दिखाया इनकम को यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, हो जाएगी कि आपने इनकम कम दिखाया, इससे प्रॉफिट कम दिखेगा या फिर लॉस बढ़ जाएगा, अगेन गोइंग अगेंस्ट आवर पॉलिसी ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं ये एक्रूड इनकम जो है, तो ये 10,000 तो आपको मिले हैं और ये जो है एक्रूड वाले ये आपको मिलने वाले हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये हो जाएगा 13,000। तो मेरा एक्चुअल इनकम 10,000 नहीं 13,000 है, उसमें से 10 मिल चुके हैं और 3 आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव। तो जैसे इंश्योरेंस ने क्लेम पास कर दिया लेकिन अभी तक आपको चेक नहीं मिला है, तो वो एक्रूड इनकम हो जाता है और ये एक्रूड इनकम आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा। क्योंकि ये आपको मिलने वाला है तो ये आपकी बन जाती है एसेट। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Additional or new. Bad debts is the amount which you were supposed to receive from the debtors, but now you are very sure that you are never going to receive that amount of the debtor. तो वो डेट्स जो बैड हो चुके हैं, हम लोगों ने जैसे बिल्स में देखा था, देखो वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो जितनी अमाउंट वो पे नहीं कर पाया उतना सब हम लोगों ने बैड डेब्ट्स में डाल दिया। तो जो अमाउंट डेटर आपको पे ही नहीं कर पा रहा है वो बैड डेब्ट्स हो गए। तो बैड डेब्ट्स तो आपका लॉस है और लॉस जाएगा पीएनएल के डेबिट में बैड डेब्ट्स के नाम से, और आप एसेट में डेटर से वो कट कर लोगे। यू विल डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट, क्योंकि उतनी अमाउंट अभी डेटर्स की आपको नहीं मिलने वाली है, तो उसको डेटर दिखाने का फायदा क्या है। अब मुझसे अगर आपको पैसे ही नहीं मिलने वाले तो आप मुझे मेरा बस अकाउंट दिखाते रहो बुक में, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बैड डेब्ट्स डेटर में से लेस हो जाएंगे टू शो द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ डेटर्स। देन नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन मतलब क्या, अगर मुझे डाउट है कि एक पर्टिकुलर डेटर जो है वो शायद मुझे मेरे पैसे नहीं देगा, तो मैं एक पर्टिकुलर रेट पे उसके ऊपर प्रोविजन मेंटेन करती हूँ। एंड दिस प्रोविजन फॉर बैड डेट is shown and on the debit side of P&L account, और डेटर से उसको लेस कर देंगे आप, क्योंकि वापस जो डेटर डाउटफुल है उससे तो आप उसको आप डेटर दिखाने का फायदा क्या है। मुझे लग रहा है कि मुझे ये इंसान पैसे नहीं देगा, फिर भी मैं उसको मेरे बुक्स में दिखाऊं कि हाँ इससे मुझे पैसे मिलने वाले, तो इससे तो मैं मेरे एसेट की रॉन्ग वैल्यू दिखा रही हूँ। तो इसलिए मुझे डाउटफुल डेब्ट्स भी रिड्यूस करने पड़ेंगे डेटर से, एंड द प्रोविजन विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। लेकिन बैड डेब्ट और आरडीडी मतलब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका एक अलग भी एडजस्टमेंट आता है जो हम लोग जब सम्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट। जैसे कुछ डेटर्स है जो शायद आपको टाइम पे ना करे और शायद आपको पे ही ना करे और उनका जो बैलेंस है वो बैड हो जाए, तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पहले ही पे कर दे बिफोर देयर टाइम एंड्स, और ऐसे टाइम पे आपको उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे भी जो डेटर्स है जो शायद आपको टाइम से पहले ही पे करके आपसे डिस्काउंट मांगे, तो उसका भी प्रोविजन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एंड दैट विल आल्सो गो टू द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। और P&L अकाउंट में अगर डिस्काउंट अकाउंट होगा तो उसमें ऐड कर देना है, और आप उसको सन्ड्री डेटर से रिड्यूस करोगे क्योंकि उतनी अमाउंट तो आपको मिलेगी नहीं, आपको शायद उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। Next is depreciation. Depreciation is a non-cash indirect expense.
आप जब कोई एसेट को यूज करते हो तो वो यूज के कारण, बार बार यूसेज के कारण वो एसेट में जो खराबी आ जाती है या उसकी जो वैल्यू रिड्यूस होती है मार्केट में, तो उस रिड्यूस्ड वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उस लॉस को। तो ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है और ये इनडायरेक्ट होता है, इसका डायरेक्ट गुड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, इसका इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड पे लगा देंगे इसको, एज इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, और ये उस पर्टिकुलर एसेट से माइनस होगा, क्योंकि अब आपकी एसेट उस लेवल पे नहीं दिखेगी। सपोज मेरी एसेट 50,000 की है और अभी 5,000 का डेप्रिसिएशन है, तो मुझे वो एसेट में से वो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 50,000 में से 5,000 तो कभी नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अभी आपके एसेट की कीमत 45,000 होगी, क्योंकि एसेट की कीमत क्या है, आप जैसे जैसे यूज करते हो वैसे वैसे उसकी कीमत घटती चली जाती है। See, if you go and buy a brand new Apple phone, it will cost much higher, say suppose 1 lakh. But if I am offering a second-hand Apple phone to you at 1 lakh, will you purchase it? You may purchase, but at lower cost, not at the same cost. अगर मैंने बोला अरे ये मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, ये मैंने 1 महीना यूज किया, अभी आप खरीद लो, तो आप उसको 1 लाख पे नहीं खरीदोगे, आप उसको 80,000 पे खरीदोगे। और आप बोलोगे अरे आपने यूज भी तो किया है उसको 1 महीना, तो मैं बोलूंगी अरे तो क्या, मैंने थोड़ी तोड़ा है, एकदम प्रॉपर है, नया है, तो भी आप उसका पूरा कीमत नहीं दोगे मुझे। वाई? क्योंकि उसपे 1 महीने का यूज है, कुछ वेयर एंड टेयर हुआ है जिसका अमाउंट मैंने काट दिया है उसमें से, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन। तो अब मेरी एसेट उसी प्राइस पे तो नहीं दिखेगी ना जितनी पहले पे दिख रही थी, तो अब वो थोड़ी कम प्राइस पे दिखेगी, तो मैं उसको एसेट में से वो डेप्रिसिएशन को लेस कर दूंगी, एंड द सेम डेप्रिसिएशन विल बी शोन एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे पार्टनर्स के एडजस्टमेंट है। पहला इफेक्ट जाएगा इंटरेस्ट डेबिट साइड के, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे जाएगा, या फिर पार्टनर के करंट या क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओके, क्योंकि उतने से उनका प्रॉफिट, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलेगा, पार्टनर विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू द फर्म, so it will be shown as an income on the credit side of P&L, and it will be shown as an amount to be recovered on the debit side of capital or current account. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देंगे फर्म को, ये डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, नथिंग इज मेंशन 6% इंटरेस्ट इज कंपलसरी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम लोग क्या करेंगे, लोन अकाउंट में उस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, और दूसरा ये इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी शोन एज एन एक्सपेंस ऑन पीएनएल डेबिट साइड। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो, और पीएनएल के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम करके दिखा दो। इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके 3 इफेक्ट्स आते हैं। क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ग्रॉस अमाउंट। तो सपोज आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं 10,000 के, इंश्योरेंस ने क्लेम एडमिट किया है 4,000 का, सॉरी 6,000 का, और 4,000 का लॉस है, वो क्लेम एडमिटेड नहीं है, तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 10,000 से, क्योंकि इतने के गुड्स अभी है ही नहीं आपके पास, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर सेल नाउ। ओके, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 6,000 का,
उन्होंने एक्सेप्ट किया है, आपको मिलने वाला है लेकिन मिला नहीं है, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चला जाएगा 6000। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, जितना नुकसान हुआ और जितना क्लेम एक्सेप्ट किया, ये 4000 कहाँ जाएंगे? It will go as a loss to P&L account debit side. अगर ये गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा? 10,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, गुड्स लॉस्ट इन, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट और व्हाटएवर इट इज, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट पे आएगा 10,000, और P&L के डेबिट में आएगा नुकसान 10,000, क्योंकि आपने इंश्योरेंस निकाला नहीं है, तो आपको थेफ्ट के अगेंस्ट या फायर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, ये P&L के डेबिट में चला जाएगा। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है, तो अगर वो इंश्योर्ड है तो जितना क्लेम एक्सेप्टेड है उतना बैलेंस शीट में जाएगा, बाकी का P&L में डेबिट में जाएगा। Then comes goods stolen. It will be same as insured or uninsured. Goods stolen is a loss, so it will come on the P&L debit side, and it will be shown on the credit side of trading account, as these goods are unavailable for sale now. तो वो credit side में दिखेंगे P&L के। Then is goods distributed as free samples. ये जनरली एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका एक इफेक्ट आएगा P&L के डेबिट में, एडवर्टीजमेंट करके आप लिखोगे, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की अमाउंट लिखोगे। और दूसरा इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एज फ्री सैंपल्स। जो भी गुड्स बाहर जाते हैं वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते हैं, फिर चाहे वो सेल से हो, वो चाहे फायर से डिस्ट्रॉयड हो, या सैंपल करके फ्री सैंपल करके दिए हो। So every outflow of goods are shown in the trading account credit side. Goods withdrawn by partner for personal use. पार्टनर ने अगर गुड्स विड्रॉ किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे एज गुड्स विड्रॉन, या फिर आप परचेसेस से माइनस करके दिखाओगे। And it will go to the debit side of partners current or capital account. नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अगर परचेसेस रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो आप उसको परचेसेस में ऐड करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसको क्रेडिटर्स में ऐड करोगे, क्योंकि हमको पता तो नहीं होता है कि परचेस कैश था या क्रेडिट था, तो हम लोग उसको क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। देन अनरिकॉर्डेड सेल्स, अगर कोई सेल हुआ है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो नाउ यू विल रिकॉर्ड इट as sales, add it to the sales in trading account credit side and add it to the debtors, क्योंकि अगर सेल हुआ है तो आपके पास डेटर्स तो होंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में इंक्लूड किया है तो उसको वहां से डिडक्ट करके, P&L या ट्रेडिंग से डिडक्ट करके आप बैलेंस शीट के अप्रोप्रिएट साइड पे लिख दो। जनरली अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो एसेट साइड पे आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल, add to the revenue expenditure and write it on the proper balance sheet side. Bills receivable dishonored, तो जितना बिल डिसऑनर हुआ है अब उतने से आपके डेटर बढ़ जाएंगे, तो आप डेटर में वो बिल के अमाउंट ऐड कर दोगे, और बिल्स रिसीवेबल में वो डेटर के अमाउंट, उतनी अमाउंट लेस कर दोगे बिल की। तो अगर सपोज 5,000 का बिल है जो डिसऑनर हुआ है, तो दोनों भी इफेक्ट बैलेंस शीट में ही जाएंगे। डेटर्स में ये 5,000 ऐड होंगे बिल्स के, और बिल्स रिसीवेबल में ये 5,000 लेस हो जाएंगे बिल्स के। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेएबल डिसऑनर, हम लोगों ने पे नहीं किया है, क्रेडिटर में ऐड कर दो क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे, और बिल्स पेएबल से लेस कर दो लायबिलिटी साइड पे। डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years, इस तरह से कभी कभी हमेशा एंट्रीज आती है।
वो लोग बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में बोलते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years। तो आपको क्या करना है, वो जो टोटल एडवर्टीजमेंट, सपोज दे हैव सेड एडवर्टीजमेंट 5 years to 10,000, तो 10,000 for 5 years, for 1 year it is it will be 2,000। तो हर साल आप वो एडवर्टीजमेंट जो है, ये पूरा 10,000 जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। एडवर्टीजमेंट, इनको फिक्टिशियस एसेट्स भी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल में एसेट्स होती नहीं है। एडवर्टीजमेंट 10,000 and every year you will deduct 2,000 from here and show it in the P&L P&L account debit side as to advertisement। तो ये 2,000 P&L के डेबिट में चला जाएगा टू एडवर्टीजमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही बार बहुत बड़ा खर्चा होता है और उसको आप कुछ सालों के लिए यूज करते हो। सपोज मैंने बहुत बड़ी एड दे दी है, अभी उसका फायदा मुझे शायद 5 सालों तक होगा, तो मैं उसको 5 साल में राइट ऑफ कर दूंगी। तो कैसे करेंगे आप, 5 साल टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,000 हर साल आप डिडक्ट करते रहो। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में से वो पर्टिकुलर अकाउंट से आप डिलीट करोगे एंड P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आप उसको अलग से लिखोगे। It is also sometimes given as an hidden adjustment। Revenue receipts are included in capital receipts, that is sale of goods included in sale of furniture। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सेल्स इंक्रीज हो गई, और आप फर्नीचर लेस टू फर्नीचर अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर रेवेन्यू रिसीट आपने कैपिटल रिसीट में डाली है तो आप पहले तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रेवेन्यू को मेंशन करोगे और फर्नीचर में से वो अमाउंट को आप लेस कर दोगे। नेक्स्ट, कमीशन टू पार्टनर्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, it is shown on the debit side of P&L account and it is shown on the credit side of partners current or capital account। Now there are certain adjustments जिनको hidden adjustments कहा जाता है। Hidden मतलब expressly बोला नहीं होगा, आपको वो impliedly बताया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, सैलरीज और रेंट पेड फॉर 10 months, साल में 12 महीने होते हैं, 10 महीने का पे किया, इसका मतलब लास्ट 2 months का बाकी है। तो वो आप सैलरी या वेजेस या जो भी है वो 2 महीने के निकाल के सैलरी वेजेस में ऐड कर देंगे, रेंट जो भी है उसमें, और लायबिलिटीज साइड पे लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 year, 1 साल का इंश्योरेंस तो पे कर दिया है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से वो सपोज अगर 2 या 3 महीने का ही इंश्योरेंस लगा, तो जितना इंश्योरेंस आपने यूटिलाइज नहीं किया है उतना एडवांस ट्रीट किया जाएगा, उतना पोर्शन डिडक्ट किया जाएगा P&L के डेबिट साइड से, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड करके लिखना पड़ेगा जब तक वो एक्सपायर नहीं होता। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये अभी बताया मैंने। रेंट रिसीव्ड फॉर 11 years, इसका मतलब 1 महीने का रेंट बाकी है, तो रेंट अकाउंट में ऐड कर देने का P&L के डेबिट में, और सॉरी ये रेंट रिसीव्ड है, ये P&L के क्रेडिट में ऐड होगा, और 1 महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग दिखेगा, वो एसेट साइड में आ जाएगा। नाउ सी दिस 10% लोन, this 10% is nothing but rate of interest। तो ये 10% आपने जब लोन लिया उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो ये लोन अगर आपने 1 जनवरी को लिया है तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट उस पे लगाना पड़ेगा 10% के हिसाब से। ये जो परसेंटेजेस होते हैं दे डिनोट इंटरेस्ट। देन कम्स, अच्छा ये वहां पे तो आप दिखा दोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल करके 10%, so it will be shown as interest accrued or receivable on the credit side of P&L and on the asset side of balance sheet। Similarly, 16% investment, 16% is interest. According to the date of purchase of investment, you will give the interest। और फिर वही accrued interest P&L के credit में जाएगा और balance sheet में asset side में जाएगा। Same thing will 10% government bonds,
This 10% is the interest that you are going to get on that bonds. They will be shown as an accrued on credit side of P&L and on asset side of balance sheet. These were some of the important adjustments that we are supposed to do, and we should know